आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से बड़ी खबर, जहां नगर निकाय चुनाव पर रिव्यू पिटीशन की खबर है। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। 19 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और 19 अक्टूबर को दोनों पक्ष रखे जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और पटना हाईकोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के मामले में बीते 4 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया था। निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, तो अब पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल करने का क्या मतलब है? जिस कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है, उससे अब राहत की क्या उम्मीद है? सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा कि बिहार सरकार चुनाव को लटकाना चाहती है और नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाईकोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता। आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाईकोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में है। जेडीयू के पोल खोलो अभियान के बाद बीजेपी के नेता पूरे बिहार में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना दिया। निकाय चुनाव में आरक्षण पर आर पार। पोल खोल के जवाब में बीजेपी का महाधरना। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। बिहार में पटना से लेकर प्रखंड स्तर तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। धरने को नाम दिया गया आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर हुए धरना में बिहार बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। ये परिस्थिति पिछले 8 महीने से बिहार में है और नीतीश कुमार कमेटी नहीं बनाकर ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। मेरा बहुत सीधा सवाल है, आप कानून से काम करेंगे कि गैर कानूनी काम करेंगे? आपको पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने का मन है कि नहीं मन है? आज आरक्षण के मामला पर कई स्टेट में जब चुनाव कराया गया, तो यहाँ पर आयोग गठित करके चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। अब आरक्षण के कारण रद्द हुए चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए पूरे बिहार में पोल खोल कार्यक्रम किया था। अब आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना के जरिए बीजेपी नेता जेडीयू पर हमलावर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब बात ऐसे जालसाज की जिसने बिहार के आम लोगों के नहीं बल्कि डीजीपी को झांसे में लिया। उस हाई प्रोफाइल जालसाज ने हाईकोर्ट के जज के नाम पर डीजीपी को झांसे में ले लिया। हैरानी की बात है कि जिस काम के लिए उसने फर्जी तरीके से फोन किया, वो काम भी डीजीपी ने पूरा कर दिया। सवाल है कि क्या बिहार के डीजीपी को झांसे में लेना इतना आसान है? पीली टी शर्ट और ब्लैक जींस में खड़ा ये है अभिषेक अग्रवाल। पुलिस महकमे का सबसे हाई प्रोफाइल जालसाज,
जो बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा है। इन दोनों के तिकड़म की कहानी आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिखने वाला अभिषेक आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करता था। जी हाँ, डीजीपी को। अभिषेक जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करता था तो डीजीपी भी सहम जाते थे। इस बात का जिक्र एफआईआर की उस कॉपी में भी है जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दर्ज किया है। कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं एफआईआर में लिखी हुई हैं और जो आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर लॉन्च किया है वो एफआईआर की कॉपी फिलहाल न्यूज़ 18 के पास भी है और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं और इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि आदित्य कुमार आईपीएस द्वारा पुलिस मुख्यालय पटना के कई गोपनीय दस्तावेज, रिपोर्ट, व्हाट्सएप एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया गया था। यानी अभिषेक अग्रवाल को कई महत्वपूर्ण चीजें लीक की थी आदित्य कुमार ने, जो आईपीएस पदाधिकारी हैं। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई ने उनको भी दोषी माना है और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है। अभिषेक ने आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को एक बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार फोन किया था। फ्रॉड करने के लिए अभिषेक ने व्हाट्सएप का डीपी भी उसी हिसाब से बना लिया था कि सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। दरअसल अभिषेक अपनी रसूख का हवाला देकर झांसा देता था, खुद को टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस अधिकारियों का करीबी बताता था, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को धौंस दिखाता था। शराब मामले में डीजीपी ने आईपीएस आदित्य कुमार को क्लीन चिट भी दे दी थी। अभिषेक 2018 में तिहाड़ जेल तक जा चुका है। अभिषेक पर बिहार में जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 21 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक कॉल पर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज शराब के बेहद गंभीर मामले को मिस्टेक ऑफ लॉ करार देकर बंद कैसे कर दिया गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम कल यानी मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में हाजिर होकर तेजस्वी अपनी बात रखेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छापेमारी रुकी तो कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू। तेजस्वी की जमानत रद्द करने को लेकर दायर सीबीआई की याचिका ने एक बार फिर तेजस्वी की परेशानी बढ़ा दी है। तेजस्वी मंगलवार को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। इसको लेकर तेजस्वी सोमवार को दिल्ली रवाना हुए। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उसमें यह कहा गया है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच को प्रभावित करने के लिए न केवल सीबीआई के अधिकारियों को बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी खुले मन से धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की है, ऐसा आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। और सीबीआई ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की है। आईआरसीटीसी घोटाला में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जनसभाओं के जरिए सीबीआई के अधिकारियों और उनके घर वालों को धमका रहे हैं।
जिसकी वजह से उनके खिलाफ चल रहे मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी की जमानत रद्द की जाए। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया था। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो होना ही था। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम जो है चलता रहेगा। कल का तो जो अदालत है उसमें फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे हमको बुलाया गया है, तो हम तो जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और हम लोगों को कानून पे, अदालत पे पूरा विश्वास है, जो है न्याय मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है स्पष्ट है ही। और ये सारी बातें जो है कल अपना पक्ष जो हम लोग रखेंगे। तेजस्वी ने कोर्ट और कानून में अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन सवाल है कि अब तेजस्वी का क्या होगा। तेजस्वी की जमानत बरकरार रहेगी या उन्हें भी जाना होगा जेल। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सिपाही परीक्षा के दौरान रविवार को 78 परीक्षार्थियों ने नकल करते पकड़ा गया था और सभी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन कदाचार के आरोप में पकड़े गए युवक आराम से खाना खा रहे थे और मोबाइल पर बात कर रहे थे। उनके साथ सिपाही मौजूद थे, लेकिन वे लापरवाह बने हुए थे। न्यूज 18 का कैमरा देखकर पुलिस वाले हरकत में आए, लेकिन सवाल है कि आरोपियों के पास मोबाइल आया कैसे। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां एसबीआई के सीएसपी संचालक के कर्मचारी से लूटपाट हुई है। 7.5 लाख रुपए की लूट की गई है। कल्याणपुर शाखा से पैसे लेकर सीएसपी केंद्र जाने के दौरान लूट हुई है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और दहशत फैलाने को लेकर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। कल्याणपुर पूसा मार्ग पर तारा गांव के पास की घटना है। लखीसराय में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। घटना खजुरा थाने के शिवनगर मुसहरी की है, जहां डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के ही मनोज मांझी, जितेंद्र मांझी, इंद्रदेव मांझी, गेनौरी मांझी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की लाठी डंडे से पिटाई का आरोप है। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 2 दिन पहले इनको डायन कहा था, तो गर्मगारी करने के घर पर चढ़ गया। तो हम सोचें कि इसका आगे से हट जाएंगे तो नहीं मारपीट करेगा, तो चले गए। 2 दिन के बाद जब आए सोचे कि अब शांति हो गया होगा, और तब आए तो हमको लड़की पानी लाने की है। तब उसका लड़की जो था ना, वो बोला कि तुम्हारे मैया मतलब डायन है, हमको भैया भूत भर रहा था। तो हमको बेटी बोला हमारे मैया तो डायन नहीं है, है तो देखे वो कुछ बोले उसी को लेकर डायन बिसाही का आरोप लगाते मारपीट। हाँ, उसके बाद जब घर आए तो ये बोले लगा कि भैया ठीक है, जब हम डायन हैं तब हम दोनों प्राणी आपको आगे में खड़ा हो जाए। 5 साल से तो यही कहने आइए रहा है, हमको काट देना। हम भी बोले कि ठीक है भैया, का जो हमको होगा ना तो हमको दोनों पति पत्नी को काट देना। क्या चीज़ से मारपीट किया? लाठी से, रेटा से। ये कजरा थाना अंतर्गत शिवनगर मुशहरी में एक महिला को मारा पीटा गया है, उस पर ऐसी सूचना हम लोग को मिली है और सदर अस्पताल में महिला भी एडमिट है। और इसमें थाना प्रभारी के द्वारा फर्द बयान लेते हुए जो उचित कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में गैंगरेप की शिकार नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे पीड़ित के परिजन दहशत में हैं। पुलिस के रवैये पर लोगों में आक्रोश है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी 5 दिन बाद भी फरार है। हालांकि एसपी का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेन उद्देश्य था कि मैं आऊं, मैं पीड़िता से मिलूं। मुझे जैसे पता चला मैं आई, पर यहाँ पे तो जान से मारने की धमकी उसको मिल रही, तो उसको बच्ची को यहाँ से हटा दिया गया है। पता नहीं बच्ची कहाँ है और किस हाल में है। अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉपी भी नहीं मिली है। मैं अभी हॉस्पिटल भी जाऊंगी, वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉपी मांगूंगी और परिजन को सौंपूंगी और मैं देखती हूँ कि उसकी हालत क्या है। लखीसराय पुलिस ने व्यवसायी रामरतन कानोडिया के घर चोरी मामले का खुलासा कर दिया और इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1 लाख कैश, गहने और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने पहले एक आरोपी प्रभाकर कुमार को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद पुलिस ने घर में छापेमारी कर शराब
की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने शकूराबाद थाना क्षेत्र के उचटा गांव में राम दहीन मांझी के घर में छापेमारी की, जहां से विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। शराब कार के डिक्की में रखी थी और पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का कहना है कि गाड़ी महेश राम की है और उसमें शराब की बोतलें कहां से आईं उसे नहीं पता। मुजफ्फरपुर में लापता पति की सकुशल बरामदगी को लेकर पत्नी ने एसएसपी से गुहार लगाई और पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सिवाईपट्टी थाने के रामपुर रतन निवासी संजय शाह की पत्नी ने पति के दोस्त आमोद कुमार पर पति को साथ ले जाने का आरोप लगाया है। संजय शाह की पत्नी ने आमोद कुमार के साथ प्रमोद कुमार और टिंकू पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। मामला है, मेरे पति लापता है और मेरे पति आमोद कुमार मेरे पति को ले गया बुलाकर, बोले कि चल। संजय शाह कहाँ से लापता है? पटना से। पटना से कितने दिन से लापता? थी 10 तारीख से। कौन लेके गया उनको? आमोद कुमार। मेरे जो प्रमोद कुमार और टिंकू कुमार मेरे घर पर आकर धमकी दिया, मेरी सासू माँ का और हमको, मेरे ससुर जी के और मेरे देवर है छोटा, उनको धमकी दिया कि वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरे हमको खाली सिर्फ इतना आके धमकी दिए कि तुम्हारा पति को मार देंगे और तुमको बीवी तुम्हारा तुमको भी मार देंगे, मेरा बीवी बच्चा को मार देंगे और माँ बाप को सबको मार देंगे हम। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल मामले में कॉलेज की छात्रा ने पूरा सच बताया है। छात्रा फातिमा के मुताबिक उन्हें चीटिंग रोकने के लिए सिर्फ स्कार्फ हटाने को कहा गया था, लेकिन दूसरी लड़कियों ने इस धर्म से इसे जोड़ा। इसके कॉलेज का नाम बदनाम हुआ है। क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है, तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। यहाँ पर पढ़ाई का माहौल है और हमारे शिक्षक जो है काफ़ी डिसिप्लिन है, वो अपने मर्यादा को जानते हैं कि हमको किस हद तक बातें करनी है, और यहाँ पढ़ाई का माहौल है। लड़कियों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लड़की शायद तनाव में थी, वो बाहर निकल गई। बाहर में जाकर के उसने जो फ़ोन कॉल्स किए, कहाँ से वो गाइडेड हुई, कैसे उसने इस बात को रखा, इसकी बात की मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि कैसे उसने इस तरह का रूप दे दिया। हिजाब से जुड़ी हुई मामला तो कोई बात ही नहीं थी और ना ही टीचर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। पटना में राज्य स्तरीय विद्यालय खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां खिलाड़ियों को नकद राशि सम्मान के रूप में दी गई। सम्मान समारोह में 2200 खिलाड़ियों को 44 लाख की राशि दी गई है। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। खेलेगा बिहार तभी खिलेगा बिहार, और इसी के मद्देनजर बिहार में पहली बार बिहार के तमाम वो विद्यालय जहां खिलाड़ी खेलते हैं उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। और ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो स्कूल लेवल पर खेलते हैं, और इन स्कूल लेवल पर खिलाड़ियों को पहली बार इस तरीके से सम्मानित किया गया है। अलग अलग जिलों से जो खिलाड़ी हैं वो पटना पहुंचे, और उन जिलों में से जो पटना जिला है वो टॉप नंबर पे आया है, यानी पहला स्थान पटना जिले को मिला है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो खिलाड़ी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब पटना खिलाड़ी कितने खुश हैं आप लोग? उम्मीद था कि पहला स्थान मिलेगा। कैसा लग रहा है? प्रिपरेशन आपने की थी पहले? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और हमारे पटना नंबर 1 बने जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, और आगे भी चाहेंगे कि हमारा पटना ऐसे ही नंबर होते रहे। इसके लिए जो हमारे रविंद्रन सर है उन्होंने बहुत कुछ किया बच्चों के लिए, और बच्चों को अगर ऐसा मिलता रहे तो वो बहुत ही आगे इससे भी बड़े बड़े मेडल लाते रहेंगे। बिहार के तमाम कई ऐसे जिले हैं जहां से खिलाड़ी यहां आए हैं, और टॉप 10 जिलों को सम्मानित किया गया है यहां पे, और टॉप 10 में पटना नंबर 1 स्थान पे आया है। और इसी के साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो विद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, और देश का बिहार दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां खिलाड़ियों के खाते में सीधे राशि गई है। और ये शुरुआत है। डीजी रविंद्रन शंकर ने साफ तौर पे कहा है कि ये तो बस शुरुआत है,
अब हर साल इसी तरीके से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आगे देखिए जोहार झारखंड।